इस ऐतिहासिक एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं जिसने लगभग 300 सालों तक भारत को एक बिल्कुल नया रूप दिया। हम यहाँ सिर्फ तलवारों, बड़ी लड़ाइयों या राजनीतिक दांव-पेचों की घिसी-पीटी बात नहीं करेंगे, बल्कि हम फोकस करेंगे मुगलों की उस अमर विरासत और कला पर। सोचिए जरा, उन्होंने अपना इतिहास सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि पत्थरों, चमकते संगमरमर और खूबसूरत बागों में उकेरा है। एक साम्राज्य अपनी महानता को इमारतों के जरिए कैसे हमेशा के लिए जिंदा रख सकता है, आज हम यही समझने वाले हैं। अब एक बेहद दिलचस्प विरोधाभास हमारे सामने आता है। मध्य एशिया के उबड़-खाबड़ मैदानों से आए इन सैन्य विजेताओं के बारे में सोचिए, जो हाथ भारी तलवारें चलाते थे। आखिर उन्होंने दुनिया की सबसे नाजुक और अमर कलात्मक विरासत को कैसे जन्म दिया? कैसे एक योद्धा राजवंश ने ऐसी शानदार इमारतें खड़ी की जो आज भी हमें मंत्रमुग्ध कर देती हैं? दरअसल वे यहाँ सिर्फ राज करने नहीं आए थे, बल्कि अपने साथ एक ऐसा नया नजरिया लेकर आए थे जिसने इस उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक ताने बाने को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये 300 सालों का पूरा सफर है। 1526 की एक हिंसक शुरुआत से लेकर जहां सत्ता के लिए भयंकर युद्ध हुए, ये साम्राज्य धीरे धीरे स्थिरता की ओर बढ़ा। और कमाल की बात यह है कि इसी स्थिरता ने 1600 के दशक में कला और वास्तुकला के उस अनोखे स्वर्ण युग को जन्म दिया। लेकिन जैसा हर साम्राज्य के साथ होता है, ये भव्यता भी धीरे धीरे ढलने लगी और 1857 आते आते अंतिम सम्राट को निर्वासित कर दिया गया। तो ये सफर सिर्फ सत्ता का नहीं, कला के जन्म और उसके ढलने का भी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, साम्राज्य की नींव, बाबर और हुमायूं। हमारी कहानी शुरू होती है 1526 में। तैमूर और चंगेज खान का वंशज बाबर पानीपत की पहली लड़ाई जीतता है और मुगल साम्राज्य की नींव रखता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वो अपने साथ सिर्फ तोपें और सेना ही नहीं लाया था, वो लेकर आया था 4 बाग शैली, यानी ज्यामितीय समरूपता और बहते पानी वाले फारसी बागों का कंसेप्ट। और यकीन मानिए, बागवानी का यही शौक आगे चलकर पूरी मुगल वास्तुकला का सबसे मुख्य आधार बन गया। और यहां आकर चीजें सच में बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। बाबर सिर्फ एक रणनीतिकार या लड़ाका नहीं था, वो एक जबरदस्त प्रकृति प्रेमी और साहित्यकार भी था। उसकी आत्मकथा बाबरनामा को देखें तो पता चलता है कि उसे फूलों, पेड़ों और सिमेट्री यानी समरूपता की कितनी गहरी समझ थी। कला और प्रकृति को लेकर उसका ये जुनून ही वो असली बीज था जिससे मुगल संस्कृति का इतना विशाल पेड़ आकार लेने वाला था। बाबर के बाद आए उसके बेटे हुमायूं। इनका दौर काफी उथल पुथल भरा रहा। शेर शाह सूरी से हारकर हुमायूं को फारस में एक लंबा वनवास बिताना पड़ा। लेकिन पता है, ये वनवास कला के लिए एक वरदान साबित हुआ। फारस में रहते हुए उन्होंने वहां की कला को बहुत करीब से देखा। जब वो वापस लौटे तो अपने साथ फारस के 2 महान चित्रकारों मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस समद को भी ले आए। 1556 में सीढ़ियों से गिरकर भले ही उनकी मृत्यु हो गई हो, लेकिन वो मुगल चित्रकला की एक मजबूत नींव रख चुके थे। अब हम आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर। महान शासक अकबर, विस्तार और नवरत्न। अकबर सिर्फ 13 साल का था जब वो गद्दी पर बैठा। उसने ना सिर्फ मनसबदारी प्रणाली शुरू की और राजपूतों के साथ रणनीतिक गठबंधन बनाए, बल्कि दीन इलाही के जरिए धार्मिक एकता लाने की भी कोशिश की। और वास्तुकला के मामले में तो उसकी सोच एकदम अलग थी। फतेहपुर सीकरी इसका सबसे बड़ा सबूत है। लाल बलुआ पत्थर से बना ये पूरा शहर हिंदू और इस्लामी वास्तुकला का ऐसा बेहतरीन संगम है जो सीधे तौर पर उसकी सांस्कृतिक एकता की चाहत को दिखाता है। अकबर का दरबार सिर्फ राजनीति का अड्डा नहीं था, ये कला और दर्शन का एक बहुत ही जीवंत केंद्र बन चुका था। उसने अपने दरबार में नवरत्न यानी 9 रत्नों को जगह दी। तानसेन का जादुई संगीत हो या बीरबल की तेज बुद्धि, ये सब इस बात का सबूत हैं कि मुगल साम्राज्य अब सिर्फ जमीनें जीतने तक सीमित नहीं था, अब वो बौद्धिक विकास और कला के संरक्षण की नई ऊंचाइयों को छू रहा था। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, कला और वास्तुकला का शिखर, जहांगीर और शाहजहां। जहांगीर के शासनकाल में वास्तुकला से ज्यादा फोकस चित्रकला पे शिफ्ट हो गया। ये मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स का असली स्वर्ण युग था। साथ ही उसने जनता के लिए महल के बाहर एक न्याय की जंजीर भी लगवाई। यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात है, महारानी नूरजहां का प्रभाव। वो बेहद मेधावी थीं और कला पर उनका गहरा असर था। आगरा में बना इत्माद दौला का मकबरा उन्हीं की देन है, जहां पहली बार इतने बड़े पैमाने पर सफेद संगमरमर और पियट्रा दूरा जड़ाऊ काम का इस्तेमाल देखने को मिला। और फिर आता है शाहजहां का दौर। इस समृद्ध शासनकाल को मुगल वास्तुकला का
पूर्ण स्वर्ण युग माना जाता है। इस समय एक बड़ा बदलाव क्या हुआ? लाल बलुआ पत्थर की जगह पूरी तरह से चमकता सफेद संगमरमर ने ले ली। साम्राज्य के पास अपार धन था और शाहजहां ने मानो पृथ्वी पर स्वर्ग बनाने की ठान ली थी। शाहजहां के बनाए स्मारकों का पैमाना बस विस्मयकारी है। दिल्ली का विशाल लाल किला और जामा मस्जिद के बारे में सोचिए। और हां, सबसे बड़ी पहचान ताजमहल। अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनाया गया ये मकबरा अनुपात और प्रकाश के अद्भुत खेल का प्रतीक है। 20 साल, हजारों कारीगर और बेहिसाब संपत्ति। सच कहूं तो ये इमारतें दुनिया को मुगलों के सौंदर्य और शक्ति की कहानी सुनाने वाले सबसे बड़े कलात्मक प्रतीक हैं। लेकिन हर सुनहरे दौर का एक अंत होता है। भाग 4, कठोर नीतियां और साम्राज्य का पतन। अगर हम ऐतिहासिक रूप से बिल्कुल तटस्थ होकर देखें तो यहाँ एक बड़ा अंतर साफ दिखाई देता है। जहाँ अकबर की नीतियां सहिष्णुता और एकता पर केंद्रित थीं, वहीं औरंगजेब का दृष्टिकोण काफी कठोर था। उसने कला और संगीत को जो शाही संरक्षण मिलता था, उसे लगभग बंद कर दिया। इस नीतिगत बदलाव ने बड़े पैमाने पर असंतोष पैदा किया, जिसकी वजह से साम्राज्य भर में विद्रोह भड़क उठे और मुगल सत्ता की जड़ें हिलने लगीं। औरंगजेब के समय में साम्राज्य अपने अधिकतम भौगोलिक आकार में तो पहुंच गया, लेकिन दक्षिण भारत में लगातार चलने वाले युद्धों ने खजाने को पूरी तरह से खाली कर दिया। जो पैसा कभी भव्य स्मारकों पर खर्च होता था, वो अब सिर्फ अंतहीन युद्धों में बर्बाद हो रहा था। इस भारी आर्थिक कमी के कारण कला और वास्तुकला का वो शानदार स्वर्ण युग लगभग पूरी तरह से रुक गया। इस स्लाइड में आप पतन की तेजी देख सकते हैं। 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद कमजोर उत्तराधिकारी आए। सबसे विनाशकारी पल 1739 में आया, जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और मुगलों का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लूट ले गया। ये सिर्फ राजनीतिक पतन नहीं, कलात्मक खजानों के छिन जाने का भी प्रतीक था। और आखिरकार 1857 में अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर के निर्वासन के साथ इस महान राजवंश का औपचारिक अंत हो गया। अंत में आते हैं भाग 5 पर, मुगलों की अमर विरासत। क्या बचता है जब एक साम्राज्य चला जाता है? ये स्लाइड उनकी विरासत को 4 हिस्सों में बेहतरीन तरीके से बांटती हैं। उनकी प्रशासनिक प्रणालियों ने आज के प्रशासन की नींव रखी। उनका संगीत और चित्रकला आज भी हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है। उनकी धार्मिक नीतियों का इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन सबसे ऊपर हैं उनकी इमारतें। दिल्ली का लाल किला देखिए, जहां से आज भी स्वतंत्रता दिवस पर भाषण दिया जाता है। ये उसी वास्तुकला के स्थायी प्रभाव का एक जीवंत उदाहरण है। तो क्या इतने शानदार स्थापत्य को जन्म देने वाला राजवंश कभी सच में भुलाया जा सकता है? वास्तुकला और कला की अमरता उन शक्तिशाली योद्धाओं से कहीं आगे निकल जाती है जिन्होंने उन्हें बनवाया था। सेनाएं गायब हो जाती हैं, राजा इतिहास के पन्नों में धुंधले पड़ जाते हैं, लेकिन जब तक ताजमहल जैसी बेमिसाल इमारतें खड़ी हैं, उस राजवंश का इतिहास उन संगमरमर और लाल पत्थरों में हमेशा के लिए अमर रहता है। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।